हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए एक तगड़ी तरीके से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये जान रहे होंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का हमने सारी प्रॉपर्टीज को देखा था, कैसे क्या सिमिलरिटीज थी, क्या क्या उसमें और ऑप्शंस बन रहे थे, हम क्वेश्चन को किस तरीके से ले सकते थे, उसमें अलग अलग तरीके से हमने देखा था। आज समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और भी मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, वो हमारे लेक्चर को बेसिक जो हमारे लेक्चर है उनको शुरू से देखें। मैं उनको दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको एक एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बस आप लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक और लेक्चर 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और हम जल्दीबाजी में चक्कर में और चीजें हम सब बेकार कर देते हैं और आधा अधूरा ज्ञान हमारा सब बेकार हो जाता है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने टू द पॉइंट अपनी बातों पे। जैसा कि हमने देखा था कि हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया हुआ था पिछले लेक्चर में, मैंने बहुत से फॉर्मूलेज और टर्म्स भी बताए थे। अब आ जाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आज हम करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे ये चीज ये बताना चाह रहा था, इसके लिए आज ये कुछ स्पेशल केस मैं लेना चाह रहा था कि आपको चीजें सब समझ में आए, आपको रिलेटेड रहे, जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो आपको क्लियर रहे। अब जैसे मैं बात करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ABC जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने दिया हुआ कि कोण जो एंगल ABC है ना दोस्तों, ये जो एंगल ABC है वो क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ में है ना, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, न कि केवल समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात आपको समझना देखिए जरूरी है। ये क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए मैंने बोल दिया पहले कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे समझना क्या है, हमको समझना ये है यहाँ पे कि यदि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें यदि किसी क्वेश्चन में बोलता है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपके दिमाग में मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन पढ़ते समय वो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। मेरे बताने का ये स्पेशल केस यही मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता है, कई क्वेश्चन में ऐसे पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ये स्पेशल केस करा रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। तो यदि एंगल ABC क्या है, वो 90 डिग्री है। अब आपको ये समझना है कि जो ये लाइन खींचा गया है, लाइन BD जो है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो BD लाइन है ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है मीडियन बोलते हैं इसको। ये दोस्तों जो ये BD है ना, वो लाइन AC के लिए क्या है, एक मीडियन भी है। और मैं बता दे रहा हूं ये क्या है, और BD क्या है, BD आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और ये BD क्या है आपको मैं बता दूं, एंगल बाइसेक्टर भी है दोस्तों। ये BD क्या है, और आपको एक चीज में बता देता हूं, ये हाइट भी है। ये क्या है दोस्तों, अब आप समझ में आ गया ना कि आपको बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो ये BD है वो माध्यिका भी है, लंब समद्विभाजक भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये हाइट भी है। किसकी है, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC है BD। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना इसमें जरूरी है, जो AD हो जाएगा ना, ऐसे जब इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो AD क्या होगा, AD जो होगा वो बराबर होगा किसके, CD के बराबर होगा। ये बात आपको अच्छे से जाननी जरूरी है, बहुत अच्छे से बात आप समझ जाइए, क्योंकि ये अक्सर यूज होना है आपको, ये आप समझिए। और जो ये कोण होता है ना दोस्तों, जो ये कोण होता है ये हमेशा क्या है, ये तो 90 डिग्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। तो अब मैं ये भी लिख दे रहा हूं, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी आपको देखिए पता रहना चाहिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप इतनी बात समझ गए। अच्छा मैं एक चीज देखिए और आपको बता देना चाह रहा हूं, जब आप पढ़ रहे थे आर्थो सेंटर पढ़ रहे थे और हम जब सर्कम सेंटर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो हमारा आर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, वो कहाँ होता है, समकोण के बिंदु पे होता है। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये कोण क्या है, 90 अंश है, तो आर्थो सेंटर कहाँ होगा, इस बिंदु पे होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आर्थो सेंटर। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने सर्कम सेंटर की बात कहाँ की थी, वो कहाँ था, वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। AD बराबर CD हो गया, ये हो गया। अब समझिए ये केंद्र, यदि हम यहां से ट्रायंगल, मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा डायग्राम मेरा नहीं सही है, डायग्राम के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दिया है ट्रायंगल को। तो ये क्या होगा, आप इतनी बात समझिए कि ये आपका एक परिवृत्त बनेगा, यहाँ पे अब परिवृत्त बनेगा, सरकम सर्किल बनेगा। तो ये जो हम कहेंगे ना, जो यहाँ पे जो BD है दोस्तों, ये जो BD है ना, ऐसे मैं लिख लेता हूं कि ये जो BD है, BD क्या है आपका, BD क्या है, ऑर्थो सेंटर एंड और सर्कम सेंटर के हाइपोटेनस का, इसको मैं लिख देता हूं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ये क्या है दोस्तों, ये D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर बोलेंगे इसको। और हमारा जो BD हो जाएगा, जो ये लाइन हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड CIR सर्कम, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर हो जाएगी, ये BD हो जाएगा। आपको इतनी बातें इसमें याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपके दिमाग में इतनी बातें तुरंत आ जानी चाहिए कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टीज होती है। जब आपको ये चीजें दिमाग में रहेंगी ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। आप ये समझिए, जब आपको ये सब चीजें इतनी बातें दिमाग में रहेंगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली तुरंत करने लगेंगे। नहीं तो आप पहले तो क्या होगा कि आपका 30 सेकंड यही समझने में चला जाएगा, क्वेश्चन को समझने में कि यार आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप उसको बार बार आप उनके प्रॉपर्टीज को आप पढ़ते रहिए, उसको देखते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, अब आपको क्वेश्चन की समझ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, वो मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। कुछ मीडियंस के प्रॉपर्टी थे, वो भी एक स्पेशल केस है, मैं आपको बता दूं, आप इसको याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि एक त्रिभुज है ABC, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, स्पेशल केस है। कुछ स्पेशल केस के क्वेश्चन है, आपको पता, ये आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। आप एग्जाम में इसके लिए सोचिए मत कि यार आखिर मैं इस क्वेश्चन में करूं क्या। ये एक ट्रायंगल है ABC। अच्छा, अब ये ट्रायंगल है दोस्तों एक ABC, तो इसके कुछ मीडियंस होंगे। मैं मान लेता हूं एक मीडियन इसका ये है, एक मीडियन दोस्तों इसका ये है, और एक मीडियन इसका क्या है, ये है। ये हो गए इसके 3 मीडियन। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऐसे मिला लेता हूं। अच्छा, मैंने जब आपको मीडियन पढ़ा रहा था, तो मैं बोला था कि जब मीडियन से, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसे मैं 1 मिनट नाम भी दे दूं इसको। मैंने बोला था कि ये जो बनता है ना, ये जो चतुर्भुज बनता है, ये जो चतुर्भुज बनता है और ये जो चतुर्भुज बनता है, इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, ये 3 क्वाड्रिलेटरल बनते हैं। ये तीनों क्वाड्रिलेटर का एरिया बराबर होता है, मैंने बताया था। ये एरिया दोस्तों इस एरिया के बराबर होगा और इस एरिया के बराबर होगा। ये तीन ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं ना, इसको पॉइंट में O दे देता हूं। BOC का जो एरिया होगा ट्रायंगल का, बराबर होगा किसके, COA के और AOB के, ये बराबर होगा, ये आप समझ जाइएगा। और एक क्वाड्रिलेटरल जो ये है BEO और D, BEO और D का जो एरिया होगा वो बराबर होगा CDOF के, और वो बराबर भी होगा किसके, और FOEA के। ये तो 3 क्वाड्रिलेटरल और 3 ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये आपस में एरिया इनके क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना क्या चाह रहा हूं मेनली, वो आप समझिए। मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर को दोस्तों आपको याद रखे रहना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको सोचना ना पड़े कि यार कि हाँ यहां क्या करना है। ये हो गया।
आप इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छे से आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। इसका मतलब ये है, आप समझिए यहाँ पे, एक मिनट आप दोस्तों, इसका मतलब ये समझिए कि जो दोस्तों ये जो एरिया है ना सीओडी का जो एरिया है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा कुछ डायग्राम बना दे और आपसे पूछ ले कि एरिया ऑफ सीओडी क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सीओडी क्या होगा, 4 होगा। ये 4 क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये 4 क्या है, रेशियो है एक तरीके से। अब आप ये समझिए कि मैं चारों को सबको मैं ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, 4 4 8 4 4 8 8 8 और 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 यूनिट आ गया। अब इसमें जो अलग अलग एरिया के दोस्तों, ये जो मैंने 4 4 4 4 ये लिखा है ना, ये एरिया के मैंने रेशियो लिखे हैं। आप ये समझिएगा कि एरिया का रेशियो है। अब आप ये चीज इसमें समझिएगा कि यदि मैं बोलूं कि हमारा जो कोई एक त्रिभुज है, अब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हो सकता है यही एरिया दे दिया हो। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अब उसका एरिया दे दिया 12 यूनिट दे दिया। कितना दे दिया यूनिट, 12 यूनिट दे दिया। अब ये एरिया 12 यूनिट उनका दे दिया, तो आपका जो ये इतना एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ना, ये आपका कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। बाई 2 मतलब 4/2/2, 2 से भाग दे देंगे। यदि ये दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है ना, ये जिस रेशियो से बढ़ेगा या जिस रेशियो से ये घटेगा, वही चेंजेस हमारे किस में होंगे, इस ट्रायंगल के जो वैल्यू मैंने दे रखी इसमें होंगे। यदि ये आधा होगा तो ये वैल्यू हर आधा हो जाएगी। यदि ये वैल्यू दोगुना हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा। यदि बोल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 48 यूनिट, तो जितने यहाँ पे वैल्यू है वो सब 2 टाइम्स हो जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो जिस यूनिट से कम होगा या ज्यादा होगा, उसी रेशियो से दोस्तों जो ये त्रिभुज, इसमें जितनी वैल्यू मैंने लेके रखी है, ये सारी वैल्यू उसी रेशियो से कम या ज्यादा होंगी। अब ये बात समझे रहिएगा। क्वेश्चन में यदि बोल दिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एरिया कितना है, यदि मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72, तो ये जो एरिया हो जाएगी वो 3 टाइम्स ही हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स 12 हो जाएगी। ये 3 टाइम्स होगी तो 9 हो जाएगी। ये 3 टाइम्स होगी तो 9 हो जाएगी। ऐसे सब कुछ उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। मेरे कहने मतलब आप समझिएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा। ये भी आपका 12 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स होगा तो 3 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स होगा तो 3 हो जाएगा। अब बात समझ गए ना। तो देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में इस एरिया का रेशियो क्या होगा। आपसे रेशियो पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है। आप वहां पे क्या करेंगे, आपको वहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू की तो जरूरत नहीं है, आपको उस मान से तो कोई मतलब है नहीं। फिर आपसे यदि रेशियो पूछ रहा है तो ये जितने एरिया मैंने लिखे ये सब क्या है, आपस में सब रेशियो है। आपसे इसका रेशियो पूछ लिया तो आप तुरंत बोल दोगे 4:3 का रेशियो है। इसका रेशियो पूछ लिया तो 1:1 बता दोगे। इसका और इसका रेशियो पूछ दिया तो 4:4 = 1:1 आ जाएगा रेशियो। तो मेरे कहने मतलब आप समझिए, ये एरिया क्या हो गया, 4 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो गया। इतना एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना जो एरिया होगा 1 यूनिट है। ये इतना एरिया 1 यूनिट है। ये इतना एरिया 4 यूनिट है। ये इतना दोस्तों 3 यूनिट है। ये इतना कितना है, 3 यूनिट है। आप समझ गए होंगे, जो जिस डायग्राम के अंदर रखा हुआ है उसकी एरिया उतनी ही होगी। ये और ये एरिया जो है रेशियो है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। आप ये बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब मुझे इसमें लग रहा है कुछ भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये आप दोस्तों आप याद रखे रहिएगा। बहुत ही स्पेशल केस है, क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। थोड़े से भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो इन सब क्वेश्चन को टच करेगा एग्जामिनर आपकी। एक तो चीज ये हो गया। अब मैं आपको भी और बता देता हूं, एक स्पेशल केस और है उसमें भी इसी तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप किसी तरीके से पीछे न होने पाए, चूक न होने पाए दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको लेखपाल का एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वैकेंसी आई है, शायद 2-3 साल 4 साल बाद वैकेंसी आई, तो आप हर चीज को पढ़ेंगे, कोई चीज देखिए कम इंपॉर्टेंट नहीं होती।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल का परिमाप और क्षेत्रफल लिखा है। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अब ट्रायंगल से क्वेश्चन यदि बन रहा है तो वो क्वेश्चन आप यदि यूपी ट्रिपल एससी के पेपर देखेंगे, मैं तो देखता रहता हूँ ये सब चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन इन सेंटर से भी आया हुआ है, आर्थो सेंटर से भी क्वेश्चन आया है। एरिया आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपको फार्मूला बेस्ड एरिया नहीं पूछेगा, आपको इन सेंटर दे सकता है, किसी कोई क्वेश्चन दे देगा, आपसे बोल देगा कि इस क्वेश्चन में इन सेंटर की वैल्यू ये है या आर्थो सेंटर की वैल्यू ये है, इसका ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। तो जब आपको इन सेंटर में और ट्रायंगल के एरिया में आपको रिलेशन पता रहेगा तब तो आप निकाल पाएंगे ना। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है, इसलिए मैं इन सेंटर और सेंटर पढ़ा रहा हूँ, सर्कम सेंटर, कि आपको किसी तरीके से चूक ना होने पाए एग्जाम में। आप बात को समझिए, चीजें इस तरीके से पढ़िए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा दोस्तों, एक स्पेशल केस और मैं आपको बता दूं, वो स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज है, हाँ, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी और डी। इसका ए डी का मिड पॉइंट जो है दोस्तों वो पी है, ए बी का मिड पॉइंट क्यू है, बी सी का मिड पॉइंट आर है, अब दोस्तों इसका जो मिड पॉइंट है वो एस है। अब ये मिड पॉइंट समझ गए ना, इसका कौन कौन सा किसका मिड पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इनके मिड पॉइंट को और जो उनके सामने के जो शीर्ष है वर्टेक्स उनसे मिला देता हूं। जैसे मैं इसको मैं ऐसे से मिला देता हूं, चलिए ठीक है, इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है, आप ये समझिए। और उसके बाद मैं ये जो एरिया है इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है, ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं और आपको क्या करता हूं, आप इतना चीज समझ गए ना। अब आप देखिएगा मैं किस तरीके से चीजों को लेके आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आपको चीजें इस तरीके से समझ में आनी चाहिए कि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। और क्या मिलाना था, हाँ, आप ये दोस्तों देख रहे होंगे, मैंने ये समानांतर चतुर्भुज था एबीसीडी, इनके मिड पॉइंट को एक दूसरे से मैंने मिला दिया सामने के वर्टेक्स से, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब देखिए इसी डायग्राम को दोस्तों मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप एकदम उसको एज इट इज ध्यान रखिए, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, अब ये समानांतर चतुर्भुज था ना, ऐसे बना था, ये ऐसे बना था ना, ये मिड पॉइंट थी ना इसकी, ये मिड पॉइंट था ना इसका, इसको मान लीजिए मैं ऐसे से मिला दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी डी, और मान लीजिए क्यू था और एस था। मान लीजिए दोस्तों मैं मान लेता हूं कि ये जो एरिया है, ये जो ए क्यू डी एस डी का जो एरिया है ये 10 है, ठीक है, 10 है, तो ये भी क्या होगा, ये 10 है दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, ये इतना एरिया भी क्या होगा, 10 होगा। और इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूं तो ये एरिया 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा एरिया, ये भी 5 हो जाएगा ना एरिया। अब देखिए मैं आपको रिलेशन क्या, मुझे रिलेशन आपको बताना क्या था, वो चीजें आप समझने की कोशिश करिए। ये लाइन जो मैंने ये खींची थी, वो लाइन यहां से यहां तक थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थी, हाँ, मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको ऐसे रहा होगा, और यहां से एक लाइन ऐसे रही होगी जो इस पॉइंट से मिल रही होगी, और एक ये लाइन थी ऐसे मिल रही होगी। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था, ये जो दोस्तों होता है ना, ये एरिया 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है। आप मेरा बात समझे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये एरिया है दोस्तों, ये 3 है, ये इतना 1 है और ये इतना 1 है, और ये इतना टोटल 5 है, ये इतना 10 है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें वही चीज है जैसे मैंने उसमें आपको बोला था कि टोटल कितना है, 24 यूनिट है, 24 यूनिट था। यहाँ पे इस पूरे समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है ना दोस्तों, ये कितना यूनिट है, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया दोस्तों टोटल 20 यूनिट है। इसको इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया ना। आपको ये चीज याद रखना है, आप क्वेश्चन में आपके दोस्तों पूछेगा क्या, इसका पूछ सकता है एरिया, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका कुछ भी पूछ सकता है। अब डायग्राम में जो भी दिया रहेगा, जिस रेशियो से वो वैल्यू 20, अब इसका टोटल एरिया कितना हो गया, ए बी सी डी का एरिया कितना हो गया, ए बी सी डी का एरिया टोटल कितना हो गया, 20 यूनिट। अब आपको जो भी वैल्यू पूछेगा वो
इस वैल्यू का नाम जिस रेशियो से उसमें ज्यादा दिया रहेगा। यदि 80 यूनिट दिया रहेगा आपके प्रश्न में कि ABCD का एरिया 80 यूनिट है, तो यहाँ पे हर वैल्यू 20 चौका क्या होता है 80 होता है, इंटू 4 टाइम्स हुआ है ना। तो यहाँ की जितनी वैल्यू है दोस्तों वो 4 गुने से बढ़ जाएंगी। कितने गुने से बढ़ जाएंगी? 4 गुने से बढ़ जाएंगी। इस एरिया का मान 40 हो जाएगा, इसका मान 5 चौका 20 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 चौक 12 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। प्रश्न में किस तरीके से देगा आपको हर चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप दोस्तों ये एकदम याद कर लेंगे, आपको कोई तरीके का कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोस्तों अपनी बात पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वहां पे। तो यहाँ पे जो दोस्तों हम एरिया की बात कर रहे थे, ये देखिए अब इसी डायग्राम को ये जो है अब इसको वापस मैं ऐसे में बता देता हूँ यहाँ पे। तो जब दोस्तों मैं यहाँ वापस में उसी को इस तरीके से बताऊंगा तो ये एरिया का क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, ये दोस्तों 1 होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। आपको समझ में आ गया? अब वैसे ही दोस्तों सब जितने भी वैल्यू है आपकी उसी तरीके से कम ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अब जैसे ये वैल्यू है और ये जो आपका टोटल होगा ये 3 होगा। ठीक है, अब इसको आप मिटा दीजिए, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे एरिया 3 हो जाएगा, ये पूरा एरिया 4 हो जाएगा, ये पूरा एरिया 3 हो जाएगा। मतलब समझ गया ना? अब यही डायग्राम मैंने इस तरीके से बना दिया, अब इसका ये मैंने बना दिया। आप समझ गया टोटल कितनी है? 3 1 4 1 5 और ये भी कितना है 5, 10 हो गए टोटल। फिर 4 3 7 3 10, टोटल यूनिट कितनी हो गई एरिया की? टोटल यूनिट कितनी हो गई? इसका एरिया कितना हो गया आपका? 20 यूनिट हो गया। अब दोस्तों आपके प्रश्न में जैसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जिस तरीके से भी दिया रहेगा, एरिया की मान जितना भी दिया रहेगा वो जिस गुना से कम या ज्यादा होगा इस वैल्यू में उतने टाइम्स ही हम गुणा या भाग कर देंगे। आप ये बात समझ जाइए। अब आपको कोई अब इससे यदि रेशियो पूछेगा तो आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यदि इसका इससे रेशियो पूछा तो 1:1 बोल देंगे, इसका इससे रेशियो पूछ दिया तो 1:1 बोल देंगे। आप समझ गए ना? बस आप ये चीज हमेशा याद रखे रहिएगा। ये जो मैं 3 यूनिट लिखा हूं, ये 3 यूनिट इतने क्षेत्र का एरिया है, इतने का। 4 कितने का एरिया है? ये 4 इतने का एरिया है। ये 3 इतने का है। ये 1 कितना एरिया है? इसका एरिया है केवल 1। ये दोस्तों इतना कितना किसका एरिया है? 3 है। आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम कहेंगे आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने स्पेशल केस भी आपको बता दिया है। अगले लेक्चर में हम सिमिलरिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस मुझे लगता है सिमिलरिटी जैसे ही खत्म होगी दोस्तों, हम सिमिलरिटी का क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल का एरिया, उनके रेशियोज पे क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे और ट्रायंगल हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कंप्लीट मैं कह सकता हूँ कि 80% आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्वाड्रिलेटरल पे आएंगे जिसमें हम समानांतर चतुर्भुज और फिर आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब जो है रोम्बस हो गया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। वो भी शायद 5-6 लेक्चर लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले 8 से 10 दिन में दोस्तों हम ज्योमेट्री का पोर्शन लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। या अन्य भी दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देते हैं आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। ज्योमेट्री की तरफ से मैं हर चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको और भी अपने दोस्तों के पास आप शेयर करिए। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इनको देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। और किसी भी तरीके की चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उसका सॉल्यूशन अगले दिन आपको बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे हर वीडियो का लिंक, इसके पहले भी जो मैंने ज्योमेट्री पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आपको यदि पढ़ना है तो दोस्तों आप शुरू से एक एक वीडियो को देखिए, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और तब आपको मजा आएगा अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।